हेलो फ्रेंड्स, जागरण जोश के इस डेली करंट अफेयर्स Q&A वीडियो में आप सबका स्वागत है। मैं हूं शारदानंद। हम लोग इस वीडियो में देखते हैं कि आज के करंट अफेयर्स से क्या कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बन सकते हैं, साथ ही उनके क्या जवाब होंगे और उनसे जुड़े कुछ फैक्ट्स क्या रहेंगे। तो ये सारी चीजें हम आज के इस वीडियो में देखेंगे। तो आज का पहला सवाल है, सुप्रीम कोर्ट ने सभी दलों से सीलबंद लिफाफे में चुनावी बॉन्ड चंदा की जानकारी चुनाव आयोग को कब तक सौंपने को कहा। सही जवाब ऑप्शन बी 30 में। समझिए इसमें इंपॉर्टेंट बात क्या है कि चुनावी बॉन्ड में जो फंड मिले उसकी जानकारी देंगे कहाँ पे, सीलबंद लिफाफे में। किसे देंगे? इलेक्शन कमीशन को। यहाँ पे हमारे लिए समझने लायक दो बातें हैं। पहला कि ये डिसीजन क्यों सुप्रीम कोर्ट ने लिया, दूसरा कि ये इलेक्टोरल बॉन्ड होता क्या है और कब से शुरू हुआ वगैरह वगैरह। समझिए इससे ये कहा गया है कि ये इलेक्टोरल बॉन्ड के बारे में आप इलेक्शन कमीशन को बताइए ताकि इलेक्शन फंडिंग में जो है एक ट्रांसपेरेंसी आए, क्योंकि किसी भी पार्टी को कितना फंडिंग मिलता है ये कोई नहीं जानता। और अगर किसी भी पब्लिक पार्टी को, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को जो कि पब्लिक के लिए काम कर रही है, तो ये जनता को जानना उसका फंडामेंटल राइट है कि वो पैसा कहाँ से आ रहा है। सबसे पहली बात तो इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने दिया। अब थोड़ी बातें इलेक्टोरल बॉन्ड के बारे में। इलेक्टोरल बॉन्ड को मतलब 2 जनवरी 2018 को शुरू किया गया था और इसको शुरू करने के लिए 3-4 कानून में बदलाव किए गए। किस किस में किए गए? फाइनेंस एक्ट 2017 में, आरबीआई एक्ट 1934 में, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पब्लिक एक्ट आरपीए एक्ट 1951 में और इनकम टैक्स एक्ट 1961 में। तो इन 4 कानून में संशोधन करके ये जो चुनावी बॉन्ड है, इलेक्टोरल बॉन्ड है, इसे शुरू किया गया। उससे पहले आप कितना भी पैसा किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को फंडिंग में दे सकते थे, लेकिन जब से एक नया नियम आया कि आप कैश में 2000 रुपये से ज़्यादा आप किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को नहीं दे सकते। अगर इससे ज़्यादा देना है तो आपको ये चुनावी बॉन्ड लेना होगा। ये चुनावी या इलेक्टोरल बॉन्ड आप कहाँ से खरीद सकते हैं? ये इलेक्टोरल बॉन्ड आप किसी भी बैंक से खरीद सकते हैं। ये साल के 4 क्वार्टर होते हैं, जो 3-3 महीने के जो क्वार्टर हैं, 4 क्वार्टर, उसके हर क्वार्टर के पहले 10 दिन तक ही आप किसी भी कोई भी इलेक्टोरल बॉन्ड आप खरीदेंगे और ये इलेक्टोरल बॉन्ड फिर आप पॉलिटिकल पार्टी को देते हैं। पॉलिटिकल पार्टी उसे 15 दिन के अंदर में कैश करवाती है। अब जो डोनर जो है, जिसने पॉलिटिकल पार्टी को ये बॉन्ड दिया है, उसकी जो आइडेंटिटी होती है वो सिर्फ आरबीआई जानती है, क्योंकि किसने खरीदा, क्योंकि आरबीआई के पास केवाईसी है। अब जो सेंटर है वो सुप्रीम कोर्ट में इस बात के लिए कि हम इलेक्शन कमीशन को इसके बारे में नहीं बताएंगे, क्योंकि पैसा कहाँ से आया ये तो आरबीआई जानता ही है। तो ऑलरेडी यहाँ ट्रांसपेरेंसी तो है ही, तो फिर इसी को बताने की ज़रूरत क्या है। लेकिन आरबीआई ने इस मामले में कहा है कि इससे काला धन पे अंकुश आ सकता है और इलेक्शन कमीशन को भी पता होगा कि कौन आदमी कितना पैसा किस पॉलिटिकल पार्टी को दे रहा है। हम बढ़ेंगे आज के दूसरे सवाल पर। बिहू किस राज्य में मनाया जाने वाला त्योहार है? सही जवाब ऑप्शन ए असम। असम में आज से ही 15 अप्रैल से ही ये बिहू पर्व जो है शुरू हुआ है और बिहू जनरली 3 बार मनाए जाते हैं पूरे साल में। एक होता है रंगालू बिहू या बोहाग बिहू, जो कि फसल बुवाई की शुरुआत का प्रतीक है, नए वर्ष का शुभारंभ होता है। भोगाली बिहू या माघ बिहू ये फसल कटाई का त्योहार है और काती बिहू या कांगली बिहू शरद ऋतु का एक मेला। अभी जो है वो है भोगाली बिहू या माघ बिहू। बिहू शब्द जो है दिमासा लोगों की भाषा से ली गई है, जो प्राचीन काल से एक कृषि समुदाय, एग्रीकल्चर से ये दिमासा लोगों की है भाषा। उनके सर्वोच्च देवता ब्राई शिवराय या उसके फादर शिवराय मौसम की पहली फसल अपनी शांति और समृद्धि की कामना करते हुए ब्राई शिवराय के नाम पर अर्पित किया जाता है। तो बी मतलब होता है पूछना और शु मतलब होता है पृथ्वी में शांति और समृद्धि। तो ये हो गया बिशु। अब क्या है कि अगर आप असम में अगर हैं तो वहाँ का एक लैंग्वेज ऐसा है कि ये बिशु श को ह की तरह हो जाता है, तो बिशु से वो बिहू हो गया और धीरे धीरे ये जो शब्द है वो बिहू हो गया और लोग इसे वहाँ पे बिहू अभी के समय में मनाना शुरू हो गया है। बढ़ेंगे अगले समय। हाल ही में हवाई विश्वविद्यालय के प्रोफेसर ने ब्लैक होल का क्या नाम दिया? सही जवाब ऑप्शन बी पोवही। पोवही का जो वहाँ के हवाई के जो लैंग्वेज में, हवाईयन लैंग्वेज में जो अर्थ होता है वो होता है द एडॉर्न्ड फैथमलेस डार्क क्रिएशन और एम्बेलिश्ड डार्क सोर्स ऑफ अनएंडिंग क्रिएशन। तो ये उसका नाम है। और चूंकि जो साइंटिस्ट थे जिन्होंने ब्लैक होल का पहला इमेज निकाला
और जिनके प्रयासों से निकला, उस प्रयास में 2 जो टेलीस्कोप थे वो हवाई के आइलैंड पे भी थे। इसीलिए उन्होंने बोला कि ये इनका अपना राइट है कि ब्लैक होल का नया नाम दे सकते हैं। हालांकि नाम का जो मतलब होता है वो बिल्कुल ही इन्होंने जो मतलब दिया है वो सटीक बैठता है। और अब आज का अगला सवाल, किस देश की संसद ने ऑटोमेटिक और सेमी ऑटोमेटिक हथियारों पर प्रतिबंध लगाने वाला विधेयक पारित किया? सही जवाब ऑप्शन बी, न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड में आप सबको पता है कि 15 मार्च को एक वहाँ के ऑस्ट्रेलिया का नागरिक था ब्रैंटन टेरेंट ने 2 मस्जिद पे हमला किया, जिसमें 50 लोग से अधिक की मौत हो गई। उसके बाद जो है इस आतंकवादी जो आतंकी हमला था, उसके बाद देश ने बहुत सख्त कानून बनाए हैं बंदूकों को लेके, हथियारों को लेके, और उसी के तहत अब जो वहाँ की जो पार्लियामेंट है उन्होंने एक विधेयक पारित किया जिसमें ऑटोमेटिक और सेमी ऑटोमेटिक हथियारों को रखना अब अवैध या इलीगल करार दे दिया गया है। एक के मुकाबले 119 मतों से ये पारित हुआ, यानी सिर्फ एक ही लोग इसके अगेंस्ट में थे, 119 लोगों ने इस विधेयक को उन्होंने अपना समर्थन दिया। अगला सवाल, इजराइल इलेक्शन 2019 में किस राजनेता ने रिकॉर्ड 5वीं बार जीत दर्ज की? सही जवाब ऑप्शन ए, बेंजामिन नेतन्याहू। बेंजामिन नेतन्याहू ने लगातार ये 5वीं बार अब वहाँ के जो है वो प्राइम मिनिस्टर बनेंगे, और उन्होंने 5वीं बार रिकॉर्ड एक कायम कर दिया कि 5 बार वो जीत रहे हैं। और जीतने के बाद ही हमारे जो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने उन्हें फ़ोन किया और भारत इजराइल के और रिलेशन मजबूत होंगे उसके बारे में बात की। आपको बता दूं कि इजराइल में अभी भी कोई एक ही पार्टी सीधे सीधे मेजॉरिटी में नहीं आता है, तो ये गठबंधन में, यानी वहाँ पे एक उनका जो है अलायंस है, अलायंस ने ये जीत दर्ज की, और जिस अलायंस के नेता है बेंजामिन नेतन्याहू। अगला सवाल, जामिया मिलिया इस्लामिया की पहली महिला वाइस चांसलर किसे नियुक्त किया गया? सही जवाब ऑप्शन बी, नजमा अख्तर। ये इतिहास में पहली बार हुआ है कि विश्वविद्यालय में किसी महिला को वाइस चांसलर बनाया गया। इस नियुक्ति के लिए जो एचआरडी मिनिस्टर है, मानव संसाधन विकास मंत्री, ने ये प्रस्ताव को हमारे राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को अपनी स्वीकृति के लिए भेजा था, और उन्होंने इसे स्वीकृति दे दी। और उनके साथ ही संजीव शर्मा और रजनीश कुमार शुक्ला को मोतिहारी सेंट्रल यूनिवर्सिटी और वर्धा महात्मा गांधी यूनिवर्सिटी के वीसी के तौर पर नियुक्त किया गया। अब यहाँ एक और सवाल आता है कि अगर पूरे भारत में एमसीसी मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट चल रहा है तो कोई भी नियुक्ति या अपॉइंटमेंट कैसे हो रही है? बता दें कि एमसीसी के समय आप कोई भी स्कीम नहीं बना सकते, कोई नई घोषणा नहीं कर सकते, कोई नियुक्ति नहीं कर सकते। फिर ये कैसे पॉसिबल हुआ? इसके लिए सेंट्रल गवर्नमेंट या एचआरडी मिनिस्टर ने ऑलरेडी ईसी को अपनी सारी बातें बता दी थी, और उनके परमिशन के बाद ही ये अपॉइंटमेंट की गई है। अगला सवाल, यूनाइटेड किंगडम और यूरोपीय संघ किस तिथि तक ब्रेक्जिट की समय सीमा को बढ़ाने पर सहमत हुए? सही जवाब ऑप्शन बी, 31 अक्टूबर। यूरोपीय संघ में जो बाकी के 27 सदस्य उनके बीच और इंग्लैंड के, लंदन, ब्रिटेन के बीच 6 घंटे तक चली बैठक के बाद ब्रेक्जिट की सीमा को 31 अक्टूबर तक बढ़ाए जाने के प्रस्ताव पे सहमति बन गई। पहले ये 14 अप्रैल तक ही टाइम था कि वो इसके ऊपर डिसीजन ले, लेकिन उसके बाद थेरेसा मे, जो कि ब्रिटेन के पीएम है, उनके अपील के बाद अब इसे 31 अक्टूबर तक यानी 6 महीने का और टाइम दे दिया। अगर ब्रिटेन यूरोपियन संघ से बाहर निकलने की समझौते की पुष्टि करता है तो अक्टूबर से पहले ही इससे बाहर हो जाएगा, और इसका यह मतलब हुआ कि ब्रिटेन को बेहतर संभव समाधान खोजने के लिए 6 महीने का समय मिल गया है। और अब आज का अगला सवाल, किस देश का अंतरिक्ष यान बेरेसेट तकनीकी विफलताओं के कारण चंद्रमा पर दुर्घटनाग्रस्त हो गया? सही जवाब ऑप्शन बी, इजराइल। इजराइल का ये एक यान था बेरेसेट, जो कि चांद के चारों तरफ चक्कर लगा के एक कंट्रोल लैंडिंग करने के चक्कर में वहाँ पे टेक्निकल कुछ फॉल्ट हो गई, और जिसके कारण वो चंद्रमा पर दुर्घटनाग्रस्त हो गया। आपको बता दूं कि अब तक जो चंद्रमा पर कंट्रोल लैंडिंग की है वो सिर्फ 3 देशों ने इसमें सफलता प्राप्त की है, अमेरिका, सोवियत संघ और चीन ने। इजराइल अभी वहाँ पे कंट्रोल लैंडिंग करना चाह रहा था, लेकिन वो कर नहीं पाया एक टेक्निकल फॉल्ट के कारण, और ये बहुत ही बड़ा निराशाजनक रहा उनके लिए। वो जब लैंडिंग कर रहे थे उस समय जो उनका आवधिक इंजन और संचार विफलताओं के कारण ही ये उनका जो प्लेन था वहाँ का वो क्रैश कर गया। तो दोस्तों, इसी के साथ हम खत्म करेंगे आज के इस सेगमेंट को। बढ़ेंगे अगले सेगमेंट पे, जहाँ पे मैंने आपसे जो सवाल पूछा था उसका जवाब बताएंगे, और आपके लिए एक नया सवाल भी वहाँ रखेंगे। मैंने पूछा था कि निम्न में से किस दिन विश्व होम्योपैथी दिवस मनाया जाता है, और सही जवाब था
10 अप्रैल। 10 अप्रैल को पूरे विश्व भर में वर्ल्ड होम्योपैथी डे के रूप में इसे मनाया जाता है। और एक सवाल जिसका जवाब आपको हमें कमेंट बॉक्स में लिख के देना है, आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट का पहला मुख्य न्यायाधीश किसे नियुक्त किया गया? आपके जवाब का हमें कमेंट बॉक्स में इंतजार रहेगा। साथ ही आप अपने फीडबैक हमारे साथ जरूर शेयर करें। ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, शेयर करें, और अब तक आपने अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को भी बताएं। और देखते रहें जागरणजोश.com।